Good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today I am going to start a new topic, that is episiotomy. So the name itself telling something indications कि episiotomy होता क्या है. वैसे तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है, आई थिंक पता ही होगा सबको कि episiotomy मीनिंग क्या होता है, बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देख लेते हैं कि episiotomy का मीनिंग क्या है. इपिजियो जो है वो निकला है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है प्यूबिक एरिया. हमारा प्यूबिक एरिया, वजाइना के आसपास का एरिया, ठीक है, उसको बोलते हैं इपिजियो, ठीक है. एंड सेकंड है टमी, TOMY टमी. तो ये तो आपको पता ही होगा टमी क्या है. किसी भी सर्जिकल इंसिशन को हम लास्ट में, कोई भी सर्जिकल इंसिशन है उसके लास्ट में टमी निकलता है, लगता है, जैसे वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, एपिजियोटमी, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्यूबिक एरिया में कुछ सर्जिकल इंसिशन हो रहा है. तो हमारा प्यूबिक एरिया में हमारा वजाइना भी आता है, तो मे भी कहीं ना कहीं वजाइना के आसपास सर्जिकल इंसिशन हो रहा है. ओके, सो लेट्स सी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सो एपिजियोटमी है क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेरियोस्टमी, क्योंकि पेरिटोनियल एरिया में हो रहा है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक प्लान कर रखा हुआ है पहले से ही, हम माइंड में सेटअप करके रखते हैं कि हमें एपिजियोटमी करना है कि नहीं करना है. सो ये एक सर्जिकल प्लान प्रोसीजर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को कट कर रहे हैं. हमारे वजाइनल वॉल को इसलिए कट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका एरिया हम इंक्रीज कर सकते हैं. ये हो कब रहा है, ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे हो रहा है. वो मैं आगे डिस्कस करूँगी क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, प्लान्ड है. ऑलवेज याद रखिएगा, हम प्लान करके रखते हैं कि हमें ये प्रोसीजर करना है या नहीं करना है. ओके, सो एपिजियोटमी में मैंने आपको बता दिया है प्यूबिक रीजन वाला और सर्जिकल कट है, ये बता दिया मैंने. तो इससे हम अपनी डेफिनेशन बना लेंगे. यू कैन सी डैट. तो ये है क्या, सर्जिकल, जैसे डेफिनेशन अगर आपको बनाना है तो मैंने आपको बताया सर्जिकल कट है, तो सर्जिकल कट ना रख के हम सर्जिकल इंसिशन कर सकते हैं. सो इट इज़ अ सर्जिकल इंसिशन. कि कहाँ पे हो रहा है, इन अ प्यूबिक रीजन में हो रहा है. किस लिए हो रहा है, फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना. तो हम वजाइना को कट करके उसका एरिया बढ़ा रहे हैं एट द टाइम ऑफ द लेबर के टाइम पे हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जो बेबी आ रहा है अंदर से बाहर, ठीक है, डिलीवर हो रहा है, वो सेफली बाहर आ जाए. कि एरिया इंक्रीज होगा तो बेबी भी ईजिली बाहर आ जाएगा. टाइमिंग क्या है इसकी, क्राउनिंग पीरियड है. सो क्राउनिंग पीरियड क्या है, क्राउनिंग पीरियड जो है वो आता है हमारे ड्यूरिंग लेबर, सेकेंड स्टेज में आता है. सेकेंड स्टेज हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करूँगी, प्रोपल्सिव एक्सपल्सिव नहीं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. ऐसे बताती हूँ मैं आपको सिंपली कि सेकेंड स्टेज हमारी स्टार्ट होती है ट्रू फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से एक्सपल्शन ऑफ द बेबी तक. तो इसके बीच में बेबी एक्सपेल आउट हो रहा है, यानी बेबी बाहर डिलीवर हो रहा है. तो बाहर हमें सेफली डिलीवर करना है, जिसकी वजह से क्राउनिंग पीरियड में हमें कट करना पड़ता है, एपिजियोटमी करनी पड़ती है. क्राउनिंग पीरियड कब होता है ये भी देख लेते हैं एक बार. क्राउनिंग पीरियड तब होता है जब बेबी का जो बाईपैराइटल डायमीटर है, आप देख सकते हैं इमेज में, जो सबसे ब्रॉड डायमीटर होता है, ये बाईपैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर होता है. ये क्या कर रहा है, स्ट्रेचेस द वजाइना को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, हाईली स्ट्रेच कर रहा है. इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है कि हम अगर कट भी करते हैं, वजाइना में कट भी लगाते हैं, तो मदर को पता नहीं चलता है. इतना पेन हो रहा होता है मदर को जब वजाइना उसका स्ट्रेच हो रहा होता है बेबी के हेड की वजह से, और कॉन्ट्रैक्शन भी आते हैं, ठीक है. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम इस टाइम पे कट करते हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी चीज़ को आपको काटना है, कट करना है, तो आप उसे टाइट करके कट करोगे तो वो सही, जितना आपको कट करना है उतनी कट भी हो जाएगी और ईजिली कट हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. इसलिए हम वो टाइम चूज़ कर रहे हैं जिसमें वजाइना सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हो, ठीक है. कहाँ पे कट कर रहे हैं वो भी हम आगे बात करते हैं, देखते हैं कहाँ पे कट हो रहा है. तो क्राउनिंग पीरियड एक्सप्लेन हो गया, कर दिया मैंने कि सबसे हाईली स्ट्रेच टाइम होता है वजाइना
हाईली स्ट्रेच्ड होता है बिकॉज ऑफ द बायपैराइटल डायमीटर ऑफ द बेबीज हेड, दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर। ओके, इंडिकेशंस देखते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। तो पहले बेबी का देखेंगे, उसके बाद हम मदर का देख लेंगे एक बार इंडिकेशंस कि क्यों हो रहा है। सो बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, बिग बेबी हो रहा है, तो बिग बेबी में भी हाइपोग्लाइसेमिक बेबी होगा। अब हाइपोग्लाइसेमिक बेबी क्या है, जब बेबी के जब डायबिटिक मदर होती है, एक्चुअली डायबिटिक मदर होती है, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि उसका शुगर लेवल बड़ा होता है, ग्लूकोज लेवल बड़ा होता है। वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे जा सकता है या जाता है कि बेबी उसको रिसीव कर रहा होता है, भाई बेबी को भी तो ग्लूकोज चाहिए ना, तो बेबी उसको रिसीव कर रहा होता है, तो मदर का जब इंक्रीज़ होता है तो बेबी के अंदर उतना ज़्यादा ग्लूकोज जाने लगता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज बेबी को भी डायबिटिक कर सकता है, राइट। तो बेबी के अंदर जो इंसुलिन होता है, पैनक्रियाज से जो प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, वो इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगता है, पर वो जब तक प्रोड्यूस होता है तब तक बेबी बहुत सारा ग्लूकोज अपने अंदर ले लेता है, उसके सेल्स में बहुत सारा ग्लूकोज भर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। पर जब तक उसके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाए तब तक इंसुलिन सिक्रेट हो जाता है और उसे डायबिटिक बेबी होने से बचा लेता है। पर बेबी का साइज़ तो बढ़ गया ना, तो ये हो गया हाइपोग्लाइसेमिक बेबी। हम यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक क्यों बोल रहे हैं, फिर हाइपरग्लाइसेमिक इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हम तब बोलते हैं जब डायबिटीज़ हो जाती है। यहाँ पे बेबी को डायबिटीज़ हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका साइज़ बढ़ गया है। तो हाइपोग्लाइसेमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इंसुलिन था रिलीज़ हुआ था, उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। तो इंसुलिन बढ़ता है तो ग्लूकोज कम होता है, तो उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कम कर दिया, तो उसमें क्या हो गया, ग्लूकोज रिडक्शन हो गया बेबी के अंदर, जिसे हम बोल रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो बेबी को हमने बोला हाइपोग्लाइसीमिया, बट उसका साइज इंक्रीज है। ओके, माइक्रोसोमिक बेबी, वही बिग बेबी में भी ये रीज़न हो सकता है। देन हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस क्या है, सिफिलिस मतलब सर, बेबी का हेड, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो बेबी के हेड में वाटर भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF बोलते हैं जिसे हम, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उसको हम वो फिल हो जाता है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से फिल हो जाता है और बेबी के हेड का साइज़ और बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बायपैराइटल डायमीटर अपने में ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बेबी के हेड का साइज़ और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें एपिज़ियोटमी करनी पड़ती है, जिससे कि हम एरिया को बढ़ा सकें और प्रेशर को रिड्यूस कर सकें। देन नेक्स्ट है ब्रीच प्रेजेंटेशन। सो ब्रीच मीन्स एबनॉर्मल कह सकते हैं प्रेजेंटेशन, उसमें पोडालिक हो सकता है, ठीक है, पोडालिक मीन्स हिप्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। तो जैसा कि हेड को जितना एरिया चाहिए होता है, हमें पता है कि हेड को एरिया चाहिए, फिर भी हम प्राइमरी मदर में एपिज़ियोटमी करते हैं एरिया बढ़ाने के लिए। मल्टी में उसके मल्टी ग्रेविडा मदर्स जो होती हैं, उनके मसल्स जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं थोड़े, तो उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इसमें क्या हो रहा है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है कि कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से बाहर निकलेगी, तो हमें एपिज़ियोटमी करके एरिया को इंक्रीज़ करना पड़ता है और कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना पड़ता है। देन नेक्स्ट आ जाता है फीटल डिस्ट्रेस। सो फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, किसी भी रीज़न से हो रहा है, मान लीजिए फीटल डिस्ट्रेस, फीटल की हार्ट रेट रिड्यूस हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, ऑलरेडी फीटल को डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हमें जो है फीटस की इस प्रेशर को रिड्यूस करके रखना है, जिस वजह से उसका डिस्ट्रेस और सीवियर ना हो जाए और डेथ ना हो जाए बेबी की। तो अब अगर आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर को ही पेन होता है या मदर को ही प्रेशर लगाती है मदर, नहीं, बेबी को पूरा प्रेशर मिलता है, तब जाके वो नीचे शिफ्ट होता है ना। आप जानते हैं ना कि बियरिंग डाउन एफर्ट करती है बेबी नीचे, मदर करती है बेबी को नीचे शिफ्ट करने के लिए, तो प्रेशर कहीं ना कहीं लग रहा है, पीछे से लग रहा है प्रेशर, जिस वजह से बेबी नीचे शिफ्ट हो रहा है,
राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स भी है मदर का, बेयरिंग डाउन एफर्ट का प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहे हैं, हर एक चीज़ हो रही है, बट ये सारी चीज़ें कर किस पे रही है, प्रेशर बेबी पे प्रेशर कर रही है। तो ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हो सकता है, बेबी और डिस्ट्रेस हो सकता है एंड बेबी की डेथ हो सकती है। इससे पहले कि बेबी की डेथ हो जाए या डिस्ट्रेस हो जाए या बेबी का हेड बहुत ज़्यादा वजाइना को स्ट्रेच करे और उस पर प्रेशर पड़े, हम एपिज़ियोटमी कर देते हैं जिससे बेबी का हेड ईजिली बाहर आ जाए मदर से। देन नेक्स्ट है प्री टर्म डिलीवरी। सो प्री टर्म डिलीवरी में प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए 9 मंथ हमारा नॉर्मल होता है, उस टाइम पे बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होती है, वो बाहर आने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहता है। बट प्री टर्म डिलीवरी क्या है कि 9 मंथ से पहले ही क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, और बेबी के डिलीवरी का टाइम आ गया। तो इस टाइम पे बेबी की ऑर्गन्स और बेबी का हेड वगैरह सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि वो प्रेस हो सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस भी हो सकता है कोई ना कोई पार्ट। उस टाइम पे हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि हम बेबी को कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा सकें। तो बेबी को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एपिज़ियोटमी करनी पड़ती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, बेबी का हेड थोड़ा सा प्रेस हो सकता है, प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से कैपुट सिकंडम हो सकता है, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है कि बेबी के हेड में स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा हो जाता है प्रेशर पड़ने से, तो उस चीज़ को हमें प्रिवेंट करके रखना है। एट द टाइम ऑफ द प्री टर्म डिलीवरी हमें क्या करना है, एपिज़ियोटमी करनी है। देन नेक्स्ट है हमारा शोल्डर डिस्टोशिया। तो शोल्डर डिस्टोशिया क्या है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, एक बार देख लेते हैं शोल्डर डिस्टोशिया क्या है। दिस इज़ अ कंडीशन, ये ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी है ये, जिसमें क्या हो रहा है कि जो एंटीरियर शोल्डर है बेबी का वो कहीं ना कहीं सिम्फाइसिस प्यूबिस में जाके स्टक हो गया, फंस गया, जिसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहा है। तो इसके लिए हमें एपिज़ियोटमी करना, इसके लिए हम नहीं करते हैं, एक्चुअली हमें कुछ मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं जिससे हम शोल्डर को वहाँ से बाहर निकाल सकें। तो उसके लिए हमें एरिया चाहिए होता है, तो एरिया इंक्रीज़ करने के लिए हम एपिज़ियोटमी यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन का मीनिंग है जब बेबी का नॉर्मल प्रेजेंटेशन ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, जब बेबी का नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होता है, सिफेलिक होता है। सिफेलिक मीन्स हेड, सिफेलिक सर, सिमिलर लग रहा है, तो सिफेलिक मीन्स हेड। अगर बेबी का हेड नीचे ना हो, इतना तो आप सबको पता होगा कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी तभी हो पाती है जब बेबी का हर एक चीज़ नॉर्मल हो, जैसे कि लाई इज़ लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स, एटीट्यूड शुड बी फ्लक्शन एंड डिनोमिनेटर इज ऑसिपुट, ठीक है, पोजीशन इज LOA एंड ROA। ये सारी चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माल प्रेजेंटेशन हम तब कहते हैं जब बेबी के प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल हो सकता है ऑब्लिक हो सकता है ट्रांसवर्स हो, उसको हमने वर्जन से ठीक किया हो, ठीक, या हो सकता है बेबी का ब्रो सामने हो वजाइना के पास, जबकि ऑसिपुट होना चाहिए, ऑसिपुट की जगह बेबी का ब्रो हो पास में, या फेस हो जाए। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि पेल्विक तो हमारी पेल्विक का एरिया तो लिमिटेड है ना, तो हर एक चीज़ को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है, हर एक चीज़ को प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। तो हमें क्या करना होता है, वजाइना को एपिज़ियोटमी वजाइना पे करनी होती है जिससे कि बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देन आ जाते हैं इंडिकेशंस मदर के। तो मदर में ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जिसमें हमें एपिज़ियोटमी करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी पेरेंट्स हैं जिनका फर्स्ट बार डिलीवरी हो रही है, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके मसल्स उतने रिलैक्स, उतने स्मूथ नहीं, सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जो वो अच्छे से मतलब वर्क कर सकें, तो रिजिड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एपिज़ियोटमी करनी होती है और उसका रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इस वजह से हमें एपिज़ियोटमी करनी होती है कि कोई कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ ना हो। देन नेक्स्ट है हमारा ओल्ड पेरिनियल स्कार। मे बी इससे पहले कोई स्कार हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो, या इससे पहले एपिज़ियोटमी हुई हो,
तो हो सकता है सेकेंड टाइम पे प्रेशर की वजह से, बेबी की हेड की प्रेशर और मदर के बियरिंग डाउन एफर्ट की वजह से क्या हो सकता है कि वो स्कार जो है दोबारा रप्चर हो सकता है, तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिज़ियोटमी की नीड पड़ती है। देन नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ड्यू टू द रिजिड पेरिनियम। मैंने रिजिड का तो आपको पहले ही बता दिया है कि मसल्स जो होते हैं वो इतने रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, रिजिड होते हैं, थोड़ा सा टाइट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेज हमारा वही है क्राउनिंग स्टेज। मैंने आपको बताया था क्राउनिंग सेकेंड स्टेज में होती है, उसी टाइम पे हमें क्या करना होता है, एपिज़ियोटमी करनी होती है। और हो सकता है प्रोलॉन्ग स्टेज हो, मतलब सेकेंड स्टेज में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो जिसकी वजह से बेबी टाइम पे डिलीवर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो गए हों, हो सकता है कि कंप्लीट डायलेशन तो हमारा फर्स्ट में ही हो जाता है, हो सकता है कि बेबी शिफ्ट नहीं कर पा रहा हो नीचे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एपिज़ियोटमी करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट है हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले या वैक्यूम यूज़ करने से पहले हम एपिज़ियोटमी कर लेते हैं। इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर हम डाल रहे हैं वजाइना के अंदर तो हमें एरिया भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो एक्स्ट्रा एरिया इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एपिज़ियोटमी करनी पड़ती है। देन वल्वर एडिमा, तो अगर वल्वर एडिमा हुआ, पहले से ही एडिमेटस है, तो हमें उसको रप्चर करके उसकी इंजरी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम पहले से ही माइंड सेटअप कर लेते हैं कि इसके एडिमा है तो हमें क्या करना है, एपिज़ियोटमी करके इसकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है और बाद में रप्चर होने से प्रिवेंट करना है। तो ये थे हमारे इंडिकेशन, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द एपिज़ियोटमी, मीडियोलेटरल, मीडियल, लेटरल एंड जे शेप। सो इसको लर्न करने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है मीडियोलेटरल, उसी से सारे बन जा रहे हैं। सेकंड वाला मीडियन जो है वो मीडियो से बन जा रहा है आपका, मीडियो मीडियन, ठीक है। और थर्ड वाला आपका लेटरल। फर्स्ट वाले को 2 पार्ट में करिए, आपके 3 टाइप्स हो गए। देन जे शेप्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीडियोलेटरल। सो मीडियोलेटरल हमारा सबसे कॉमन एपिज़ियोटमी है, क्योंकि एक्चुअली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे कॉमन है। डेवलप कंट्रीज़ में अब ये कॉमन नहीं रही। अपडेट्स के अकॉर्डिंग डेवलप कंट्रीज़ अब जैसे अमेरिका हो गए हमारे, यूएस हो गया हमारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कनाडा हो गया हमारा, ये सब यहाँ पे अब मीडियन जो है वो यूज़ हो रही है, मीडियन एपिज़ियोटमी यूज़ की जा रही है। चलिए मीडियोलेटरल एक बार देख लेते हैं। तो ये कॉमन है क्योंकि बहुत पहले से यूज़ की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाले पार्ट, फर्स्ट इमेज देखिए। फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं लेबिया मेजोरा जो है हमारा, आपको पता है लेबिया मेजोरा क्या होता है, वो आउटर पोर्शन होता है हमारे वजाइना का, ठीक है। लेबिया मेजोरा जो होता है उसका एंड पॉइंट देखिए, एकदम एंड पॉइंट जहाँ मिड लाइन इंसर्शन लिखा हुआ है, इंसिशन लिखा हुआ है, वहाँ का जो एंड पॉइंट है, टिप, ठीक है, लास्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं फॉर्चेट। वहाँ से हम कट करते हैं, ठीक है, और वहीं से हम अपना कट स्टार्ट करते हैं। तो मीडियोलेटरल में क्या कर रहे हैं, हम फॉर्चेट से कट कर रहे हैं। मीडियोलेटरल नेम से समझिए, मीडियोलेटरल यानी मीडियम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फॉर्चेट जो हमारा मीडियम में है, बीच में है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेटरल साइड में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें 3 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ कट करनी होती है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हम कट करते हैं, एंड 2.5 सेंटीमीटर एनएस से कट करते हैं, क्योंकि एनएस में इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम लोग 2.5 सेंटीमीटर एनएस से अवे कट करते हैं, जिससे बाद में एनएस में कोई इंजरी ना हो जाए और मदर को स्टूल पास करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि आप इसको देख सकते हैं कि इसमें बताया हुआ है 7 o'clock, तो अगर हम इसको वॉच बना दें तो ऊपर 12 हुआ, नीचे एनएस के नीचे 6 हुआ, उसके जस्ट साइड में 7 हुआ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि 7 o'clock पे हमें कट करना है, या हम 5 o'clock पे भी कट कर सकते हैं। हम दोनों साइड कट कर सकते हैं, राइट और लेफ़्ट। अगर आपको राइट कट करना है, मदर के राइट कट करना है तो 7 o'clock करेंगे, और मदर के लेफ़्ट में कट करना है तो 5 o'clock करेंगे। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम आगे डिस्कस करेंगे।
विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियन। नेक्स्ट है हमारा मीडियन। सो मीडियन, द नेम इट सेल्फ टेलिंग द मीनिंग, मीडियन मतलब बीच में, तो बीच का बीच में ही कट हो जा रहा है, मतलब फॉर्चेट जो हमारा लास्ट पोर्शन है लेबिया मेजोरा का, उस लास्ट पोर्शन से हमने कट किया एनस की तरफ, सिर्फ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने कट किया। एक्चुअली मीडियन जो है उसका रिस्क फैक्टर ये होता है कि अगर प्रेशर में बहुत, मतलब मान लीजिए इतना स्ट्रेस्ड है और एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी है, इतना टेंशन होती है, इतना प्रेशर होता है डॉक्टर्स पे, तो अगर कट हो गया धोखे से ज़्यादा तो एनएस कट हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। फिर बाद में उसको स्टूल पास करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग इसलिए भी फॉलो नहीं करते हैं, जैसे मैं ये बता रही हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ में लाइक ट्रेंड होते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ भी ट्रेंड होते हैं, ऐसी बात नहीं, पर दे आर सो एडवांस्ड एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ के जितने भी ये सारे हैं मेडिकल्स, तो वो काफ़ी एडवांस्ड हैं, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्विच कर दिया, मतलब मीडियो लेटरल से स्विच कर दिया मीडियन में। तो मीडियन हम आपको बाद में मैं बताऊंगी आपको कि क्यों उन्होंने स्विच किया है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेटरल, जो कि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं मेनली। देखिए नीचे वाला जो इमेज है, नीचे वाली, उसमें रेड वाली जो लाइन है वो लेटरल है। वो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्चेट से, हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग फॉर्चेट के 1 सेंटीमीटर अवे से स्टार्ट करते हैं और एकदम लेटरल साइड में लेके जाते हैं। देखिए एकदम लेटरल साइड में गया हुआ है ये। हम लोग इसे इसलिए नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ पे होती है बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन डक्ट कनेक्टेड होती हैं बार्थोलिन ग्लैंड से। तो बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि वो वजाइना को म्यूकस प्रोवाइड करती है लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि हमारा वजाइना सूखा ना रहे, लुब्रिकेट रहे। तो वो म्यूकस जो है वो जाता है बार्थोलिन डक्ट से वजाइना की तरफ। तो अगर बार्थोलिन डक्ट कट हो जाएगी तो इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग लेटरल वाला मेनली अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट वाला है जो हमारा, डेट इज़ जे शेप्ड। ग्रीन वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन देखिए जे, तो जे शेप, इसका नेम इसके शेप से ही पड़ गया है क्योंकि ये जे स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जे शेप जो है वो हम लोग दोनों साइड कर सकते हैं, राइट भी साइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग मीडियो लेटरल कर रहे थे, ठीक है। इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर आप कंपेयर करिए तो इसका एरिया ज़्यादा है। देखिए कट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा कट हो रहा है इसमें। एक्चुअली देखिए एनएस की तरफ भी जा रहा है और इसका लेंथ भी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, ये एनएस को भी कट कर सकता है जैसा कि हमारा मीडियन में था, चांसेस थे। और ये इसका एरिया इतना ज़्यादा है कट का कि हीलिंग स्लो होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसलिए स्टार्टिंग के 2 ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं, दैट इज़ मीडियो लेटरल एंड मीडियन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक बार मैंने आपको बोला था अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियो लेटरल और मीडियन के कंपैरिजन करेंगे कि उन्होंने फॉरेनर्स ने या फॉरेन कंट्रीज़ ने एक्चुअली स्विच क्यों किया है। तो उसका रीज़न ये है, देखिए आप, सर्जिकल जो रिपेयर है वो मिड लाइन, देखिए मीडियन को हम मिड लाइन भी बोलते हैं, मिड लाइन एपिजियोटमी या मीडियन एपिजियोटमी आर सेम। तो मिड लाइन में इसका जो रिपेयर है, हीलिंग पावर है, वो ईजिली हो जाती है, रिपेयर बहुत जल्दी हो जाता है। बट मीडियो लेटरल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फॉल्टी हीलिंग कि हीलिंग नहीं हो रही है किसी वजह से, वो मीडियन में ऐसा कम हो रहा है, लेकिन मीडियो लेटरल में कॉमन है कि फॉल्टी हीलिंग हो, क्योंकि मदर, ऐसा तो नहीं है कि मदर सिर्फ एक जगह लेटी रहेगी, उसको थोड़ा चलना फिरना भी पड़ता है, ठीक है, एम्बुलेशन भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, वॉशरूम भी जाना होता है। तो कहीं ना कहीं हीलिंग में इफ़ेक्ट आता है, अफेक्ट करती है हीलिंग। देन नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, तो इसमें कम होता है और उसमें ज़्यादा होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। एनाटॉमिकल रिजल्ट कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जो हमारा कट हुआ था, हमारी एनाटॉमिकल कट हुआ था वो, उसका जो रिज़ल्ट है
इसमें मिड लाइन में क्या होता है, एक्सीलेंट रिजल्ट आता है, मतलब समझ लीजिए स्टार्टिंग से देख लीजिए कि हीलिंग भी प्रॉपर हो रही है, ठीक है, रिपेयर भी प्रॉपर हो रहा है, पेन भी कम हो रहा है, तो इसका रिजल्ट एक्चुअली पॉजिटिव आता है कि हाँ जल्द से जल्द हीलिंग हो जाती है, जल्द से जल्द मदर जो है एक्टिव हो जाती है अदर वर्क्स के लिए। बट उसमें क्या हो रहा है, मीडियोलेटरल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा स्लो है या फॉल्टी है। देन ब्लड लॉस इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। डिस्पेरियूनिया का मीनिंग है पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है पेन, और उसमें ओकेजनली हो रहा है, कभी कदार हो जाता है, इसमें बहुत ही कम है, बहुत रेयर चांसेस है कि हो, वैसे तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन होता है वरना उससे ज़्यादा नहीं। देन एक्सटेंशंस मीन्स उसका क्या कहते हैं, उसको कट का इंक्रीज होना, ठीक, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के थ्रू इंक्रीज होना, ठीक है, तो पस फॉर्मेशन होना। तो एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं हो रहा है और वहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, उसके चांसेस बढ़ रहे हैं एक्सटेंशन के। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि उन लोगों ने स्विच क्यों किया है, मीडियोलेटरल से मिड लाइन पे क्यों आ गए हैं, क्योंकि हाँ एक प्रॉब्लम बस ये है कि फ्लो में एनएस तक कट हो सकता है, बट दे आर सो ट्रेन्ड एंड दे हैव सो फैसिलिटीज़, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को मे भी कंट्रोल कर लेते हैं, इस वजह से उन्होंने स्विच कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस तो हैं, बहुत सारे हैं, सिंपल सी चीज़ें। रप्चर होने से अच्छा है कि हम सेफ डिलीवरी करा दें, थोड़ा कट करें। अपने आप अगर रप्चर हुआ तो पता नहीं कहाँ पे हो जाएगा और पता नहीं कितना हो जाएगा, उससे अच्छा है कि हम मेज़रमेंट के साथ एक कट कर दें और डिलीवरी हो जाए, ठीक है, इसलिए सेफ डिलीवरी। देन सेम चीज़ प्रिवेंट कर रहा है रप्चर को, रप्चर इज़ लाइक बहुत डेंजरस होगा, एनएस तक रप्चर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन पे भी बेस्ड है कि कॉन्ट्रैक्शन अगर बहुत हैवी आ रहे हैं, बहुत तेज़ आ रहे हैं, तो पता नहीं कितना रप्चर हो जाएगा। सो इंड्यूस नॉर्मल डिलीवरी चांसेस, तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस को ये काफ़ी हद तक इंड्यूस करता है, क्योंकि एपिजियोटमी को हम कोई सर्जिकल इंसिशन नहीं मानते हैं, हमें से इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, हम इसको एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का पार्ट मानते हैं, ठीक है। देन ईजी हीलिंग हो रही है, अगर एज़ कम्पेयर टू रप्चर, अगर रप्चर हुआ तो उसकी हीलिंग से ज़्यादा ईजी और फास्ट हीलिंग इसमें होगी। तो नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज, सिंपल सी चीज़ें, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं चीज़ें। तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कहीं पर भी कट है तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, अगर डायबिटिक मदर है तो उसमें तो मोर प्रोन है, जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन साइड में मैंने लिखे हैं कि कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ कर सकता है, हर किसी का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता ही है। पेन होगा ही होगा, सिंपल सी चीज़ है, कट हुआ है तो पेन होगा। कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। इन्फ्लेमेशन हो सकता है अगर वो हील प्रॉपर नहीं हो पाया है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर उसकी ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या हाइजीनिक प्रैक्टिस अगर मदर प्रॉपर नहीं कर रही है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। डिसपेरियूनिया मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होता है। रेक्टल मसल टीयर हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि मे बी सेकेंड एपिजियोटमी में ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, रेक्टल मसल टीयर हो सकती है। देन पेरिनियल टीयर हो सकता है, ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी में सेम चीज़। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एक बार स्टार्टिंग से रिव्यू कर लेते हैं। तो एपिजियोटमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ये सर्जिकल प्रोसीजर हमारा प्लान्ड होता है, क्यों करते हैं हम, जिससे कि हम सेफ़ डिलीवरी कर सकें बेबी की, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, मीडियोलेटरल, मीडियल, लेटरल, जे शेप। मीडियोलेटरल और मीडियल हमारा मोस्ट कॉमन है। मीडियोलेटरल मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है और मीडियल जो है वो हमारा अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। एंड जो हमारा लेटरल वाला है वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बार्थलिन डक्ट कट हो सकती हैं। और जो हमारा जे शेप्ड है उसको तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि उसका एरिया भी इंक्रीज़ होता है कट का, और एनएस के कट होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो एडवांटेज हमारे वही थे कि हमें सेफ़ डिलीवरी करनी है, ठीक, प्रिवेंट करना है, रप्चर होने से प्रिवेंट करना है, सेफ़ डिलीवरी करनी है। इस वजह से
हमें ये चाहिए होता है, एपिजियोटमी की नीड होती है। डिसएडवांटेज वही कि हो सकता है एनएस कट हो जाए, ठीक है, पेन ज़्यादा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कॉम्प्लिकेशन के साथ, जैसे कॉम्प्लिकेशन वही प्रॉब्लम डिस्पेरियूनिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा रप्चर बहुत ज़्यादा कट हो सकता है। एनएस अगर कट हो गया है तो वो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, ठीक है, मदर को अदर एक्टिविटीज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिजियोटमी। आई थिंक माई टॉपिक इज़ क्लियर नाउ। Thank you so much. Have a nice day. Bye.